बहुत समय पहले, जब नील नदी अपने चरम पर थी और मिस्र का हर कोना वैभव और संस्कृति से भरा हुआ था, उस समय मिस्र पर एक राजा राज्य करता था, राजा अमेनहोटेप। यह कहानी उसी राजा और उसकी प्रजा की है, एक ऐसी यात्रा जहां शक्ति, न्याय, करुणा, विद्रोह और अंततः समझदारी की जीत होती है। राजा अमेनहोटेप का जन्म एक राजसी कुल में हुआ था। बचपन से ही वह बुद्धिमान, विचारशील और कर्मठ था। उसे इतिहास, दर्शन, युद्धकला और खगोल विद्या में रुचि थी। उसके गुरु, महान विद्वान नेफरसेट ने उसे यह सिखाया कि एक सच्चे राजा का धर्म केवल राज्य चलाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को सुखी और सुरक्षित रखना भी होता है। जब अमेनहोटेप 22 वर्ष का हुआ, तब उसके पिता राजा सेनेनखरे की मृत्यु हो गई। दरबार में कुछ लोगों ने यह मान लिया कि एक नौजवान राजा कमजोर साबित होगा, परंतु अमेनहोटेप ने अपनी पहली ही सभा में यह सिद्ध कर दिया कि वह न केवल शिक्षित है, बल्कि न्यायप्रिय और कठोर निर्णय लेने में सक्षम भी है। उसने सबसे पहले कर प्रणाली में सुधार किया। पहले जो किसान अत्यधिक करों से परेशान थे, अब उन्हें केवल फसल के एक निश्चित भाग पर कर देना होता था। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अमेनहोटेप ने नहरें खुदवाई, खेतों के लिए पानी के प्रबंध किए और व्यापारियों के लिए बाजार खुलवाए। उसने मिस्र के विभिन्न क्षेत्रों से कारीगर बुलवाकर महलों, मंदिरों और पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। उसका राज्य दिन ब दिन समृद्ध होने लगा। लेकिन जैसे जैसे संपन्नता बढ़ी, दरबारियों का लालच भी बढ़ने लगा। कुछ उच्च अधिकारी प्रजा से रिश्वत लेने लगे, गांवों के सरपंच किसानों पर अत्याचार करने लगे। एक दिन एक वृद्ध किसान होतेप राजधानी पहुंचा। वह नंगे पैर था, कमर झुकी हुई थी और आंखों में आंसू। उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन सैनिकों ने उसे धक्के देकर दरबार के बाहर कर दिया। पर उस दिन राजा अमेनहोटेप स्वयं दरबार के पिछवाड़े से गुजर रहे थे और उन्होंने उस किसान की पुकार सुनी। वे छुपकर उसके पास पहुँचे और उसकी बात सुनी। होतेप ने कहा, महाराज, खेत में हम पसीना बहाते हैं, पर फसल हमारे हिस्से नहीं आती। कर वसूलने वाला अधिकारी हमारा सब कुछ ले जाता है। क्या यही राजधर्म है? राजा मौन रह गए। उस रात उन्होंने अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचा, क्या मेरे महल की भव्यता मेरी प्रजा के आंसुओं पर टिकी है? अगले दिन राजा ने भेष बदलकर अपने 2 विश्वसनीय मंत्रियों के साथ राज्य के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कई गांवों में अधिकारी जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। मंदिरों में गरीबों को प्रवेश नहीं मिलता, स्कूलों में केवल अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ गांवों में तो पीने का पानी भी नहीं है। यह देखकर राजा का दिल टूट गया। उन्होंने राजधानी लौटकर तुरंत निर्णय लिया, सभी प्रशासकों की जांच होगी और दोषियों को दंड मिलेगा। जब राजा ने कठोर कदम उठाने शुरू किए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाना, काला धन जब्त करना और सच्चे जनप्रतिनिधियों को नियुक्त करना, तब दरबार के कुछ लालची मंत्री एकजुट होकर षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने राजा के खिलाफ सेना के कुछ जनरलों को भड़काया कि राजा धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है और उसके निर्णय से व्यापार को नुकसान हो रहा है। एक रात विद्रोहियों ने महल पर हमला करने की योजना बनाई। राजा को समय रहते इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने सेना को सतर्क किया, लेकिन वह जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो आम जनता प्रभावित होगी। इसलिए उन्होंने अकेले विद्रोहियों से मिलने का निर्णय लिया। एक गुप्त सुरंग से निकलकर वे विद्रोहियों के सामने पहुंचे और कहा, यदि तुम्हारा क्रोध मुझसे है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी प्रजा को मत सताना। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता से विद्रोहियों का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने एक परिषद बनाई, जन कल्याण सभा, जिसमें हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे। अब हर निर्णय में प्रजा की आवाज शामिल होती। शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य किया गया। महिलाएं भी अब भूमि की मालकिन बन सकती थी। किसानों को बीज और औजार मुफ्त मिलते थे और हर गांव में अस्पताल खोले गए। अमेनहोटेप ने अंतिम वर्षों में स्वयं को राजा कहलाना बंद कर दिया।
उन्होंने कहा, अब मिस्र का राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, बल्कि वह है जो खेत में हल चला रहा है, मंदिर में दीप जला रहा है और स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। लोग उन्हें प्यार से जनपिता कहने लगे। 85 वर्ष की उम्र में अमेनहोटेप ने प्राण त्यागे। उनकी चिता के पास हजारों लोग एकत्र हुए। उस दिन मिस्र रोया, लेकिन गर्व से। आज भी नील नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा है, जिसने सिंहासन को कुर्सी नहीं, सेवा का स्थान समझा, वह अमर हुआ।